अब बात यूपी चुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी यानी गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 58 सीटों पर मतदान होने हैं। मतदान से पहले आपको इन 58 सीटों का सारा समीकरण समझाते हैं। आपको बताते हैं कि यहाँ जातियों का समीकरण क्या कहता है और किस पर भारी पड़ता है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण का प्रचार अभियान समाप्त हुआ। अब इंतजार है उन घड़ियों का जब पहले चरण का मतदाता घर से निकलेगा और ईवीएम में कैद कर देगा पहले चरण के प्रत्याशियों की किस्मत। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की हो तो पहले चरण में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 58 सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। अगर पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम है, 25% दलित हैं, जाट मतदाता 17% हैं, राजपूत 8%, यादव 7% और गुर्जर 4% मतदाता हैं। जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी जाट उसके साथ रहेंगे और ये भरोसा इसलिए है क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं। जाटों पर बीजेपी का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 13 जाट विधायक चुने गए थे, 12 बीजेपी के विधायक हैं और 3 जाट योगी सरकार में मंत्री भी हैं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। जयंत चौधरी जाटों के वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जाट किसके करेंगे ठाठ और किसकी खड़ी करेंगे खाट। आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चर्चा यूपी पर है। कल पीएम मोदी की वर्चुअल रैली से पंजाब चुनाव भी अब चर्चा के केंद्र में आ गया है। वर्चुअल रैली के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। बीस फरवरी को पंजाब में वोटिंग है और अब यूपी की तरह वहां भी चुनाव प्रचार में गर्मी तेज होने लगी है।
कल पीएम मोदी ने फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना के वोटरों के लिए वर्चुअल फतेह रैली की और कांग्रेस पर बोल दिया तीखा हमला। पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने करतारपुर साहिब का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस करतारपुर साहिब को भारत में न रख सकी, जबकि हमने राहदारी खोल दी। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। यूपी में कल पहले चरण का मतदान है, लेकिन देश भर में ड्रेस कोड पर घमासान है। एक विवाद जो दक्षिण भारत के कर्नाटक में सुलगा, वो यूपी चुनाव तक पहुंच गया। बिल्कुल अर्पिता, और यूपी के चुनावी युद्ध में उतरे दिग्गज अब ड्रेस कोड वाले विवाद की आड़ में धुआंधार प्रहार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ये अनायास हुआ है या ये भी किसी रणनीति के तहत किया गया प्रयास है। एक छात्रा और उसके इर्द गिर्द छात्रों का ये हुजूम, संवेदनशीलता को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें, क्या ये महज इत्तेफाक हैं? पहनावे पर ये घमासान, हिजाब बनाम भगवा की ये लड़ाई, क्या ये महज इत्तेफाक है? यूपी में मतदान से ठीक पहले इस वीडियो का वायरल हो जाना और मजहब के नाम पर एक और मोर्चा खुल जाना, क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि दक्षिण भारत में धत के एक विवाद के शोले अब यूपी चुनाव में अंगारे बनते दिख रहे हैं? ओवैसी जैसे नेता क्या यूं ही हिजाब बनाम भगवा के मुकाबले में कूद पड़े हैं? बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडन करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। आखिर क्यों यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है? आखिर क्यों पहनावे पर विवाद से सियासत आबाद करने की कोशिश हो रही है? क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है? ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। कर्नाटक से आया ये वीडियो किसी बारूद से कम नहीं। ये वीडियो है तो कर्नाटक का, लेकिन इसका असर आप यूपी चुनाव में साफ साफ महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो के चुनावी असर की बानगी आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर ये वीडियो देखिए जो मांड्या के एक कॉलेज का है। कर्नाटक में ड्रेस कोड का विवाद का सिलसिला 1 महीने से चल रहा है। ये वीडियो उस विवाद की सबसे बड़ी कड़ी है। हिजाब पहनी इस छात्रा का विरोध किया जा रहा है। हिजाब के विरोध में भगवा को आगे किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर का जय श्री राम से जवाब दिया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही यूपी की चुनावी राजनीति
पूरी तरह धधक उठती है। ओवैसी की जुबान बुलंद हो जाती है। दूसरी तरफ से भी हमले शुरू हो जाते हैं। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। एक महीने से यूपी की चुनावी भट्टी में खूब अंगारे भड़के हैं। जिन्ना का जिन निकला, दंगे पर दंगल हुआ, धर्म पर धुआंधार हुआ। अब जबकि कल यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है, तो सियासी धुरंधरों को एक नया हथियार हाथ लगा है, जिसमें पश्चिमी यूपी में मतदाताओं को मजहब के नाम पर गोलबंद करने का पूरा मादा है। इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये वीडियो महज एक इत्तेफाक है। मांड्या से नागार्जुन, बेंगलुरु से नोलन पिंटो और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के चुनाव में ड्रेस कोड पर तनाव साफ साफ दिख रहा है। आज अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले वार और पलटवार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, कोई क्या पहने ये उसका हक है। उधर देखिए मलिका, कर्नाटक में कई शहरों तक ये विवाद पहुंचता हुआ दिख रहा है। पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना पड़ा। समझने वाली बात यह है कि इस विवाद का एपिसेंटर भले कर्नाटक हो, लेकिन इसका चुनावी असर तो यूपी में ही दिखना है। कर्नाटक में एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू हुई। सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया और फिर विवादों की नई सीरीज शुरू होती चली गई। कर्नाटक के कई हिस्सों में ड्रेस कोड को लेकर तनातनी चल रही है। 3 दिनों के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ये विवाद अब अदालत के पाले में है कि वो इसे सही समझती है या गलत, लेकिन इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी गौर करने वाली है। 1 जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर विवाद शुरू होता है। 3 जनवरी को कर्नाटक के कोप्पा जिले के सरकारी कॉलेज में कुछ छात्र हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच ही खुद भगवा वस्त्र गले में डालकर कॉलेज पहुंचते हैं। 6 जनवरी को मैंगलोर में फिर हिजाब बनाम भगवा का विवाद एक कॉलेज में पहुंचता है। 19 जनवरी को विवाद का जन्म उडुपी के जिस कॉलेज से हुआ, वहां एक मीटिंग होती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। 20 जनवरी को 5 छात्राएं हिजाब पहनकर आने के लिए कॉलेज के बाहर उडुपी में प्रदर्शन करती हैं। 26 जनवरी को कर्नाटक सरकार समाधान के लिए कमेटी बनाती है। साथ में निर्देश देती है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म नियमों का पालन करें। 31 जनवरी को मुस्लिम छात्रा हिजाब को अपना धार्मिक अधिकार बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करती है। 2 से 4 फरवरी के बीच दावा होता है कि कुछ हिंदू संगठन छात्रों को कॉलेज में भगवा वस्त्र पहनाकर आने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें ऐसे भगवा गमछे देते हैं। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट का फैसला आने तक स्कूल यूनिफॉर्म नियमों के ही पालन का आदेश देती है। 7 फरवरी को उडुपी, हासन, शिवमोगा, मांड्या, एलगावी, हुबली समेत कई जिलों में हिजाब बनाम भगवा का विवाद कॉलेज में प्रदर्शन की नौबत तक आ जाता है। 8 फरवरी यानी मंगलवार को हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू होती है। कुरान की प्रति मंगवाकर अदालत धार्मिक पक्ष पर सुनवाई करती है। कोर्ट कहता है कि जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे। सुनवाई आज होनी है।
लेकिन अदालत की राय सामने आने से पहले तलवारें खिंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, बिकनी हो या घूंघट, जींस हो या हिजाब, महिलाओं को हक है कि वो जो चाहे पहन सकती हैं। संविधान में इस अधिकार की गारंटी दी गई है। इसी हक की बात वो छात्रा भी कर रही है, जिसे हिजाब पहनने पर हंगामे का सामना करना पड़ा। They started giving slogans like Jai Shri Ram, and they were telling me to remove burqa, then you are allowed to go for college and all. So even I started screaming Allahu Akbar. So I was a little bit scared there. And then when I saw the principals, everyone was just back of me, then I was okay. लेकिन धर्म की अपनी चाल, अपनी ढाल होती है। धर्म गुरुओं का अपना हिसाब किताब होता है। सवाल है कि क्या ड्रेस कोड को लेकर ये विरोध अनायास है या इसके पीछे कहीं और निशाना है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको उस छात्रा की आप बीती और उसकी राय सुनवाते हैं, जिसके हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर बवाल हुआ। Exactly what happened is I was just coming for college to just give an assignment. They were not allowing me to go inside just because I was wearing burqa. They were telling me to remove burqa and go inside. And I came, and then again they started Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, and I was just passing. Again, a lot of boys were standing, and also they were from outsiders and also from our college also. But our principal and every lectures has supported me. And they started giving slogans like Jai Shri Ram, and they were telling me to remove burqa, then you are allowed to go for college and all. So even I started screaming Allahu Akbar. Lots of boys were standing and they were just screaming and coming back of me. And they were showing the fingers like something and all. So I was a little bit scared there. And then when I saw the principals, everyone was just back of me, then I was okay. There are students, and from our college itself, a lot of students, they were wearing this orange something, and they were telling if they don't remove the burqa, even we don't remove this. Suddenly, yesterday, actually, principal guided us not to wear this. I said, we carry the hijab, we don't carry the burqa inside the class. We just carry the hijab. But principal yesterday, he was like politely said us, these boys are very, in the anger face, so it's better you don't carry this. Outsiders also were there, and also the students, they were screaming and something and all, they were just telling us so that we get scared. We must allow to wear this. Everyone know from long years we are carrying this. None of us the right to say us to remove this. The one who is wearing burqa, they are telling to remove and then go inside to study, or else you go for home. And some were telling us to return Pakistan, this, that, and all bullshit. All these bullshit words we are using. जनता को लुभाने के लिए सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया। दोनों घोषणा पत्रों में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए वादों का पिटारा खोल दिया गया। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की दो दिग्गज पार्टियों ने जनता के लिए लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया। पहले बीजेपी सामने आई अपने घोषणा पत्र के साथ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा है। उसके बाद अखिलेश अपने घोषणा पत्र के सामने आए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है, सत्य वचन और अटूट वादों के साथ। दोनों घोषणा पत्रों में किसानों के लिए क्या है, देखिए इसे। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 15 दिनों में किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि 300 यूनिट तक प्रदेश में बिजली मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि एमएसपी पर गेहूं चावल की खरीद को और मजबूत किया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। बीजेपी ने कहा है कि नई और पुरानी चीनी मिलों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत
मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की ओर से महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। देखिए इसे भी। बीजेपी ने कहा है कि कन्या सुंगला योजना में 15 के बजाय 25,000 रूपए अब दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि कन्या विद्याधन योजना फिर से शुरू की जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि गरीब बेटियों के लिए शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और अखिलेश ने कहा है कि केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई मुफ्त होगी। बीजेपी ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन होगी और हेट क्राइम में 0 टॉलरेंस होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने संकल्प पत्र और वचन पत्र के साथ मैदान में उतर चुके हैं। देखना यह है कि किसके वादों पर जनता ज्यादा यकीन करती है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।